Hello everybody, this is me शिवांगी and I welcome you back to the online platform of Law Prep Judiciary। अब आज हम इस वीडियो में डील करने वाले हैं प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट के बारे में, जो अपना लास्ट टॉपिक रहेगा प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस के बारे में। हम ऑलरेडी समन के बारे में डील कर चुके हैं, हम वारंट के बारे में डील कर चुके हैं और अब हम डील करेंगे प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट के बारे में। अगर मान लो मेंस में आपको सवाल पूछते हैं, काफी बार मेंस में मैंने ये सवाल देखा है, एक तो आपको डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द मोड्स, एक तो डायरेक्टली पूछते हैं कि व्हाट आर द मोड्स, व्हाट आर द मोड्स टू कंपेल अपीयरेंस ऑफ पर्सन। अब सबसे पहले आपका एक होमवर्क है, अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो इस सीरीज को तो इस क्वेश्चन को आप इस वीडियो के बाद में बिल्कुल अटेम्प्ट करेंगे। और एक आपको पूछते हैं व्हाट इज द मोस्ट कंपेलिंग मेथड टू ऑब्टेन अटेंडेंस। इसमें आपको प्रोक्लेमेशन लिखना होता है, राइट। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करने हैं ये वीडियो करने के बाद में मेंस आंसर राइटिंग के लिए, राइट। चलो लेट्स गेट इनटू द वीडियो क्विकली नाउ। सबसे पहले सेक्शन नंबर 84 से स्टार्ट होता है। अब सीआरपीसी में भी इसके प्रोविजंस हमने देखे थे, बट यहाँ पे कुछ चीजें नहीं ऐड हमको बीएनएसएस में देखने को मिलेगी। पहला प्रोविजन क्या है? प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। अब सबसे पहले प्रोक्लेमेशन इशू क्यों कर रहे हैं? एक तो समन में क्या देखा अपन ने कि ताकि वो कोर्ट में आके अपियर हो, वारंट में क्या था, अरेस्ट के लिए आप वारंट दे रहे थे। प्रोक्लेमेशन में कोर्ट को ऐसा लगता है, कोर्ट को देखो वर्ड क्या लिखा हुआ, हैज रीजन टू बिलीव, चाहे कोर्ट ने एविडेंस लिया है चाहे कोर्ट ने एविडेंस नहीं लिया है, पर कोर्ट को ऐसा लग रहा है, कोर्ट के पास में रीजन टू बिलीव है क्या, कि जिस पर्सन के अगेंस्ट, जिस पर्सन के लिए हमने क्या इशू किया था, जिस पर्सन के लिए हमने वारंट इशू किया था अरेस्ट का पहले वाले प्रोविजंस में, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो व्यक्ति भाग रहा है, एब्सकॉन्ड कर रहा है, मतलब वो भाग रहा है या खुद को छुपा रहा है। क्यों कंसील कर रहा है? पर्पस क्या है कंसील करने का? ताकि उसकी अरेस्ट नहीं हो पाए, टू अवॉइड अरेस्ट। तो यहाँ पे कोर्ट जो है वो रिटन प्रोक्लेमेशन रिटन में जारी करती है कि भाई हमने इस व्यक्ति के नाम का प्रोक्लेमेशन निकाला है, कोई भी अगर इस व्यक्ति को देखता है तो उसको कोर्ट को आके या पुलिस को आके रिपोर्ट करना पड़ेगा। देखो पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्पस ध्यान रखना कि अगर वो व्यक्ति एब्सकॉन्ड कर रहा है या फिर खुद को कंसील कर रहा है अरेस्ट करने के, अरेस्ट अवॉइड करने के पर्पस के लिए, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या सबसे इंपॉर्टेंट, उस प्रोक्लेमेशन के अंदर मान लो अगर आपको ए व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो उस प्रोक्लेमेशन के अंदर कोर्ट को मेंशन करना पड़ता है कि आपको इस कोर्ट के अंदर इस कोर्ट के सामने आके अपीयर करना है, आपको इस टाइम में आके अपीयर करना है, वो चीज आप मेंशन करोगे। स्पेसिफाई क्या करना पड़ेगा? प्लेस एंड टाइम। और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो आप टाइम पीरियड है उसको ध्यान रखना कि जिस दिन कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन निकाला है उसके 30 दिन के अंदर अंदर उस व्यक्ति को आके कोर्ट के सामने अपीयर करना पड़ेगा। सवाल यहां से पूछते हैं प्री का। देखो इन प्रोविजंस के अंदर समन हो गए, वारंट हो गए, प्रोक्लेमेशन हो गया। अगर आपकी बैराक पे पकड़ है तो प्री में भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ना आपके क्वेश्चन मेंस में गलत होंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब ये जो प्रोक्लेमेशन हमने देखा कि प्रोक्लेमेशन पब्लिश हो रहा है, तो काफी बार पूछते हैं कि मैनर क्या होता है पब्लिकेशन का, कि किन तरीकों से जो है वो कोर्ट प्रोक्लेमेशन को पब्लिश करती है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला कहते हैं सबसे पहले क्या है, कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस। अब सबसे पहले समझो कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है, जहां पे नॉर्मल, जहां पे रीजनेबल लोग उस चीज को देख या सुन सकते हैं। तो सबसे पहले कोर्ट क्या करता है, पब्लिक में उसको जाके रीड करवाता है, कि कोई व्यक्ति ऑफिसर ऑफ कोर्ट है जिसने पब्लिक में, जहां पे वो जिस विलेज में जिस टाउन में वो व्यक्ति रहता है वहां पे आके क्या किया, उस प्रोक्लेमेशन को पब्लिकली रीड किया कि भाई हम ए व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, जिसको भी वो मिले उसके नाम का प्रोक्लेमेशन निकला है। कहां पे कराएगा? उस टाउन में या विलेज में जहां पे वो पर्सन जनरली पता है कि भाई यहाँ पे वो व्यक्ति रहता है। ये है पहला मोड। अब देखो दूसरा मोड क्या है, एक कॉपी को अफिक्स कर देगा, एक कॉपी को चिपका देगा। कहां पे? जहां पे उसका घर है या जहां पे उसका आसपास गांव है वहां पे एक कॉपी चिपका देते हैं कि भाई ये व्यक्ति के नाम का प्रोक्लेमेशन निकला है, इसको कोर्ट जो है वो ढूंढ रही है, ठीक है। किस प्लेस में? कॉन्स्पिक्यूअस, जहां पे आते जाते लोगों को वो चीज दिख जाए। दूसरा क्या है, अफिक्सिंग अ कॉपी इन द कोर्ट हाउस। अब जो कोर्ट उस मामले को डील कर रही है तो उस कोर्ट के अंदर भी क्या करेंगे, ऐसा प्रोक्लेमेशन की कॉपी को चिपकाया जाता है। अब देखो लास्ट में, अब अगर कोर्ट चाहे तो, कोर्ट चाहे तो जिस एरिया का, जिस टाउन का, जिस विलेज में कोई लोकल न्यूज़पेपर अगर आता है तो उस लोकल न्यूज़पेपर में भी वो चीज को सर्कुलेट कराया जा सकता है, उस लोकल एरिया में, उस लोकल विलेज या
टाउन में। क्लियर है? तो ये है अपने मैनर ऑफ पब्लिकेशन कि पब्लिकेशन कराया कैसे जाता है। अब देखो अगले पे चलो, कंक्लूसिव। अब जब पब्लिकेशन एक बार हो गया, अब जब एक बार कोर्ट ने पब्लिकेशन करवा दिया तो उसको क्या मान लेंगे, उसको कंक्लूसिव प्रूफ मानते हैं। किस बात का कंक्लूसिव प्रूफ मानते हैं कि भाई कोर्ट ने प्रॉपर पब्लिकेशन, क्योंकि पब्लिकेशन क्या देखा था अपन ने, रिटर्न में था, है ना, रिटर्न में निकालते हैं प्रोक्लेमेशन। तो अगर कोई रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट ने निकाल दिया है पब्लिकेशन के लिए, किसके, प्रोक्लेमेशन के पब्लिकेशन के लिए, तो यहाँ पे क्या है, अब वो प्रोक्लेमेशन कंफर्म हो गया है कि अगर 1 जनवरी को निकाला है तो हाँ भाई इसी डेट के अंदर कोर्ट ने प्रॉपर पब्लिकेशन प्रोक्लेमेशन का निकाला था और अभी कंक्लूसिव प्रूफ है। अगर कोई व्यक्ति आके बोल दे कि मेरे खिलाफ तो कभी निकला ही नहीं प्रॉपर पब्लिकेशन, मुझे तो पता ही नहीं है, तो यहाँ पे कोर्ट कहती है अगर एक बार हमने रिटर्न स्टेटमेंट निकाल दिया तो वो कंक्लूसिव प्रूफ है कि आपके खिलाफ, एविडेंस है कि आपके खिलाफ कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन निकाला है। तो इस बात का ध्यान रखना। फिर डिक्लेरेशन एज टू प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अब देखो यहाँ पे ये वाला क्लॉज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस बात का ध्यान रखना, ये पहले नहीं था, इसको थोड़ा और स्पेसिफाई यहाँ पे कर दिया है बीएनएसएस में। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि ये लोग प्रोक्लेमेशन निकाल रहे हैं कि हम किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, वारंट था आया नहीं तो प्रोक्लेमेशन निकाला। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे किसी एक पर्सन को, किसी पर्सन को ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर रहे हैं कि ये अपराधी कैसा है, ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। कब करेंगे घोषित, ये ध्यान में रखना। यहाँ से आप एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि ये चीज नहीं है। क्या कहते हैं, अगर कोई भी अक्यूज, अगर कोई भी अभियुक्त जिसने कौन सा ऑफेंस किया जो पनिशेबल है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 years और मोर, 10 या 10 साल से ज्यादा का अगर उस अपराध का पनिशमेंट है, या फिर किससे पनिशेबल है, एलआई से पनिशेबल है, या फिर किससे पनिशेबल है, डेथ से अगर वो पनिशेबल है, और अगर कोर्ट को लगता है कि वो व्यक्ति ने क्या किया, जब उसको कोर्ट के अंदर बुलाया तो वो कोर्ट में आया नहीं, तो यहाँ पे कोर्ट क्या घोषणा कर रहा है, यहाँ पे कोर्ट बोल रहा है कि अपराधी कैसा है, ये अपराधी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो कोर्ट क्या, इंक्वायरी करने के बाद में उस ऑफेंडर को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकती है। तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखो दूसरा क्या, एप्लीकेशन। अब इसमें क्या बोला, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा ऊपर तीसरे क्लॉज में कि कंक्लूसिव प्रूफ हो गया वो रिटर्न स्टेटमेंट की हाँ भाई प्रोक्लेमेशन कोर्ट ने निकाली। तो अभी इसमें सेम कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को आपने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कह दिया तो ये भी क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ मान लेते हैं कि हाँ भाई वो व्यक्ति क्या है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। वो डिक्लेरेशन क्या माना जाएगा, वो भी कंक्लूसिव एविडेंस माना जाता है कि वो व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, राइट। अब देखो 84 सबसे इंपॉर्टेंट था। अब आओ 85 के ऊपर, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको सेक्शन का सीरियल नंबर भी ध्यान रखना है और इसके अंदर के एसेंशियल्स भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कोर्ट क्या कर रही है, कोर्ट को देखो दो बातें हैं। एक तो क्या कि प्रोक्लेमेशन, रिटर्न स्टेटमेंट प्रोक्लेमेशन का निकालने के बाद में कोर्ट क्या कर रही है, अटैचमेंट कर रही है। जबकि क्लॉज 2 कहता है कि अगर कोर्ट को लग रहा है, अपन पढ़ते हैं अभी क्यों लग रहा है, तो कोर्ट प्रोक्लेमेशन का जब निकाला स्टेटमेंट कि हम प्रोक्लेमेशन निकाल रहे हैं इस व्यक्ति के अगेंस्ट, उसके साथ साथ में ही कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है। तो ये आफ्टर प्रोक्लेमेशन और ये विद प्रोक्लेमेशन साइमल्टेनियसली साथ साथ में कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर रही है। देखो पढ़ते हैं क्या है प्रोविजन, पावर टू अटैच प्रॉपर्टी। जब 84 के अंदर प्रोक्लेमेशन निकाल दिया तो अगर कोर्ट को लगता है तो अपने पहले लेखबद्ध करेगी, राइटिंग में करेगी रीजंस को, और क्या करेगी, एक अटैचमेंट का ऑर्डर पास करती है। किसका अटैचमेंट, प्रॉपर्टी का अटैचमेंट। अब किसकी प्रॉपर्टी, अक्यूज पर्सन की प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे ध्यान रखना, प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल दोनों हो सकती है कि भाई जब प्रोक्लेम्ड पर्सन था, किसी भी प्रोक्लेमेशन आने के बाद में कोर्ट अटैचमेंट का ऑर्डर दे सकती है। पहला तो हुआ है कि प्रोक्लेमेशन के बाद वाला। अब देखो प्रोवाइजो, प्रोवाइजो क्या बात करता है, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है, या तो किसी ने एफिडेविट दिया कि मुझे लगता है कि ये व्यक्ति जो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देगा, उसको लग रहा है कि भाई प्रॉपर्टी कोर्ट अटैच कर लेगी, तो उसने क्या किया, पहले अपनी प्रॉपर्टी किसी को बेच दी। तो अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है, चाहे एफिडेविट से चाहे अदरवाइज, कि वो व्यक्ति जो ऑफेंडर है वो क्या करने वाला है, वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ, गायब खत्म किसी और को बेचने वाला है, या अगर मान लो इस एक्स कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में उसकी प्रॉपर्टी थी, क्योंकि प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल, तो अपनी प्रॉपर्टी को रिमूव कर सकता है या डिस्पोज ऑफ कर सकता है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट अटैचमेंट का ऑर्डर एट द सेम टाइम प्रोक्लेमेशन के साथ साथ में अटैचमेंट का ऑर्डर भी पास कर सकती है। इस बात का ध्यान रखना। अब देखो अब ये क्या होगा, इसका अब अटैचमेंट ऑर्डर का स्कोप क्या है। पहला तो क्या कि भाई जिस
जुरिस्डिक्शन, जहां पे कोर्ट का जुरिस्डिक्शन था, जैसे मान लो अगर कोर्ट जयपुर या जोधपुर का है तो यहाँ पे कोर्ट के पास में क्या पावर है कि वो जोधपुर या फिर जयपुर की प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है जहां पे उस ऑफेंडर की प्रॉपर्टी है। दूसरा, अगर मान लो कि उसकी प्रॉपर्टी दिल्ली में थी तो क्या होगा, तो जो जयपुर वाला कोर्ट है वो क्या करेगा, दिल्ली वाले कोर्ट के किसको, डीएम को बोलेगा कि हम चाहते हैं इस ऑफेंडर की ये वाली प्रॉपर्टी अटैच हो जाए, राइट। तो किसको इंडोर्स, किसके इंडोर्समेंट की जरूरत है हमको यहाँ पे, डीएम के। ये इन तरह के सवाल आपसे प्री में पूछते हैं, जहां पे कोई अथॉरिटी दी हुई होती है ना, उस तरह के सवाल आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर प्रॉपर्टी कहाँ है, आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट है ना, आउटसाइड जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट है, तो इंडोर्समेंट लेना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। अब ये इंडोर्समेंट क्या होता है वो पहले वाले लेक्चर्स में मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ। अब ये कहते हैं, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, अब अगर मान लो प्रॉपर्टी कौन सी है, प्रॉपर्टी है मूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसको अटैच करेंगे कैसे, क्या मेथड है प्रॉपर्टी को अटैच करने के। तो पहला कहता है सीजर, कि आपने क्या करा, मान लो कोई कार थी तो आपने क्या करा, इस कोर्ट के ऑफिसर ने नोटिस निकाल दिया अटैचमेंट का, तो ऑफिसर ने क्या करा, जाके फिजिकली प्रॉपर्टी को, कार को सीज करके लेके आ गए। तो पहला तो हो गया ये मेथड। दूसरा क्या, रिसीवर को अपॉइंट करना। अभी रिसीवर व्यक्ति क्या होता है, सीआरपीसी में कहीं पे भी या बीएनएसएस में कहीं पे भी रिसीवर डिफाइन नहीं है। इसके प्रोविजन अपन को देखने को मिलते हैं सीपीसी में, ऑर्डर 40 में। ऑर्डर 40 में बेसिकली ये व्यक्ति कौन होता है, ये व्यक्ति किसी भी प्रॉपर्टी को मैनेज करता है। कौन अपॉइंट करता है रिसीवर को, पार्टी आपस में नहीं करती, कोर्ट अपॉइंट करता है रिसीवर को। तो रिसीवर क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को मैनेज, रिसीवर की प्रॉपर्टी के ऊपर क्या हो रहा है, क्या रेंट आ रहे हैं, बेचनी है तो क्या होगा, तो ये बेसिकली मैनेजर होता है प्रॉपर्टी का। तो कैसे अटैच कर सकते हैं, एक और मेथड क्या है कि उस पर्टिकुलर मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए रिसीवर को अपॉइंट किया जा सकता है। अब देखो तीसरा क्या है, तीसरा कहता है कोर्ट ऐसा रिटन ऑर्डर निकाल सकता है। अगर मान लो मूवेबल प्रॉपर्टी कोई व्यक्ति उस पे कुछ पैसा देता है, किसको, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को, या कोई उससे वो प्रॉपर्टी खरीदने वाला है, तो कोर्ट ऐसा ऑर्डर निकालती है, प्रोहिबिट करती है सामने वाले व्यक्ति को कि भाई आप, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसकी है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की, तो आप इस प्रॉपर्टी के साथ में बिल्कुल भी डील मत करना। इस तरह का रिटन ऑर्डर की प्रोहिबिट करना कि कोई भी डिलीवर करे प्रॉपर्टी, ऐसा ऑर्डर कोर्ट प्रोहिबिट, मना करने के लिए निकाल सकती है। और कोई भी दो मेथड, कोई भी दो या सारे यूज करके प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, राइट। अब चलो, अगर प्रॉपर्टी कौन सी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर अटैच करना है तो क्या होगा। सबसे पहला कहता है कि अगर उस लैंड से क्या आता है, कोई आप उस लैंड से क्या कर रहे हो, रेवेन्यू गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, है ना। कैसा है, लैंड पेइंग रेवेन्यू टू स्टेट गवर्नमेंट, कोई टैक्स किस तरह का आप स्टेट गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, तो वहां पे हमेशा ध्यान रखना अटैचमेंट किसके द्वारा होगा, अटैचमेंट हमेशा कलेक्टर करता है। और ये सवाल कौन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता है। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में पूछते हैं। कहीं भी अगर आपको दिखता है कि जहां पे लैंड कैसा है जिससे रेवेन्यू दिया जाता है गवर्नमेंट को, तो उसका अटैचमेंट, उसको डील कौन करता है, कलेक्टर ही हमेशा डील करता है। अब देखो उसके अलावा अदर मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होगा, या तो आपने क्या करा, प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लिया, दूसरा क्या, सेम रिसीवर अपॉइंट कर दिया, और तीसरा क्या, अगर वही की प्रॉपर्टी के ऊपर रेंट था, है ना, कोई व्यक्ति रेंट दे रहा है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को, तो क्या कर रही है कोर्ट, यहाँ पे मना कर दी कि आप कुछ भी डिलीवर मत करो इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को। तो ऐसा रिटन ऑर्डर प्रोहिबिशन का आ सकता है। या फिर क्या, कोई दो तरीके या फिर सारे तरीके यूज करके कोर्ट प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी कैसी थी, पेरिशेबल या फिर लाइव स्टॉक प्रॉपर्टी। मतलब पेरिशेबल मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो नेचुरल डीके वाली, जो खराब हो सकती है, मान लो वेजिटेबल्स थे, या मान लो अगर एग फार्मर था तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो लगता है कीड़े लगते खराब हो सकती है ना। लाइव स्टॉक, जो प्रॉपर्टी खराब हो सकती है ना, जो लाइकली है स्पॉइल होने के, तो कोर्ट कैसे अटैच करता है, अब अटैच करेगा तो प्रॉपर्टी खराब हो जाएगी, तो कोर्ट यहाँ पे उस प्रॉपर्टी को इमीडिएटली सोल्ड करने का, सेल करने का ऑर्डर निकाल सकता है। और जो भी मान लो प्रॉपर्टी बेची, तो जो भी बेच के पैसा है वो पैसा किसके पास रहेगा, टिल द टाइम प्रॉपर डिसीजन नहीं आता है वो पैसा टिल द टाइम कोर्ट के पास में रहता है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो रिसीवर की बात भी कह रखी है यहाँ पे कि रिसीवर मतलब कौन, जो सीपीसी में अपन देखते हैं ऑर्डर 40 में,
तो सेम जो वहां पे उसकी ड्यूटीज है, जो उसकी राइट्स है, वो सेम यहाँ पे इसको मिल जाती है, सीआरपीसी में भी, बीएनएसएस में भी। क्लियर। अब चलो नेक्स्ट प्रोविजन पे 86। अब ये प्रोविजन को ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये हमें पहले देखने को नहीं मिलता था। आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, इस चीज का सब लोग ध्यान रखेंगे। क्या है ये? अब सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन क्या, अब ये जानना है कि क्या जो प्रॉपर्टी हम अटैच कर रहे हैं वो क्या सही में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की है, या अगर मान लो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कोई फॉरेन कंट्री में रहता है तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है कि क्या ये प्रॉपर्टी सही में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की है या नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग ये प्रोविजन अपन को देखने को मिलता है। तो पहला क्या है, अगर सही में ऐसा आइडेंटिफिकेशन करना भी है तो यहाँ पे ऐसा थोड़ी कि कोर्ट ने सोचा अपने आप से खुद से कि हमें ऐसा आइडेंटिफिकेशन करना है। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर, ध्यान रखना, पहले कौन, पुलिस ऑफिसर, उसकी रैंक क्या होनी चाहिए, वो सुपरिटेंडेंट, एसपी रैंक का या फिर उससे ज्यादा रैंक का होना चाहिए। वो क्या करेगा, वो एक रिक्वेस्ट करता है। किसको रिक्वेस्ट करता है? यहाँ पे वो रिटन रिक्वेस्ट करता है कोर्ट को कि भाई हम चाहते हैं कि हम उसकी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करें, तो आप इसके रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन के लिए एक प्रोसेस निकालो और हम आपको ये रिक्वेस्ट करते हैं। तो हमेशा किसकी रिक्वेस्ट पे होता है? पुलिस वाले की रिक्वेस्ट पे। अब यहाँ पे कोर्ट का रोल क्या है? कोर्ट के पास जब रिक्वेस्ट आती है तो कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई देखना जरूरी है। मैंने क्या बोला? जहां पे प्रॉपर्टी फॉरेन कंट्री में है। और देखो यहाँ पे अपन एक चीज पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट की, मतलब जहां पे अगर इंडिया ने मान लो कोई एक्स दूसरी कंट्री है उसके साथ में अगर अग्रीमेंट करा हुआ है, क्या होता है, अपन चैप्टर नंबर 8 में, इसके चैप्टर नंबर 8 में भी ये प्रोविजंस पढ़ेंगे। जहां पे क्या है, अगर ऐसा लग रहा है कोई ऑफेंडर है, उसकी प्रॉपर्टी कोई दूसरे फॉरेन स्टेट में है और इंडिया में उस स्टेट में क्या है, एक लीगल ट्रीटी है कि भाई कभी अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेंगे कि आप वहां पे भाई देखना कि वहां प्रॉपर्टी क्या है, वो कौन ऑफेंडर है, और सिमिलरली वो लोग भी इंडिया में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है तो कोर्ट क्या करती है, उस स्टेट को बोलती है कि भाई आप हमको असिस्ट करो आइडेंटिफाई करने में, कि प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करने में कि वो सही में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की प्रॉपर्टी है क्या। दूसरा, अगर वो वाकई आपके स्टेट में, आपके कंट्री में वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की प्रॉपर्टी है तो उसको प्लीज आप अटैच कर लो, और उसके अलावा फोरफीट कर लो। फोरफीट मतलब प्रॉपर्टी परमानेंटली अब गवर्नमेंट के पास में आ जाएगी। ठीक है, अब अपन कौन से प्रोविजंस फॉलो करेंगे, जो चैप्टर नंबर 8 है जिसमें अपन रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स के बारे में बात करते हैं। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स, ठीक है, जहां पे वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट होता है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा या फिर दिया जाता है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। अब आप लोग बताना मुझे कमेंट में कि क्या कहीं ऐसा प्रोविजन सीपीसी में भी है क्या, और अगर है तो कौन सा प्रोविजन है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। चलो अब देखो रेस्ट्रिक्शन क्या है। ऑफ कोर्स कोई डायरेक्ट तो लीगल एक्शन अपन नहीं लेंगे, कोई डायरेक्ट एक्शन तो फॉरेन जुरिस्डिक्शंस में नहीं लिया जा सकता है, तो वो क्या करेंगे, एक प्रॉपर लीगल सिस्टम, मैंने कहा ना रिक्वेस्ट है उसको भेजेंगे, फिर पूरा प्रोसेस फॉलो होके फिर प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा। और ये प्रोविजन किस पे लग रहा है, सिर्फ उन ऑफेंडर्स पे जिसको कोर्ट ने प्रोक्लेम कर दिया है कि हाँ भाई ये एक्स व्यक्ति कौन है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। ठीक है, अब चलो 87 पे, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस ऑफ अटैचमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब किसी की प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है तो क्या पता किसी और व्यक्ति की इस प्रॉपर्टी में राइट हो, कोई और क्लेम कर रहा है कि भाई ये प्रॉपर्टी एक्स की नहीं, ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, तो वो क्या करता है, अपने क्लेम कोर्ट में फाइल कर सकता है कि भाई मेरी राइट को हैम्पर हो रहा है, आपने मेरी प्रॉपर्टी को अटैच किया है, फिर इस प्रॉपर्टी के अंदर मेरा भी हक है। तो उसके बारे में ये चीज बात करती है। क्या लिखा हुआ है, पहले तो ऑब्जेक्शंस कौन फाइल कर सकता है, कोई भी व्यक्ति जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं है। ऑब्वियसली प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं फाइल करेगा, तो कोई फैमिली मेंबर हो गया, कोई को ओनर हो गया, कोई थर्ड पर्सन क्लेम करे कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, अगर वो क्लेम करे कि मेरा इंटरेस्ट है, जो प्रॉपर्टी आपने अटैच करी है उस प्रॉपर्टी के अंदर मेरा भी इंटरेस्ट है, तो वो क्लेम फाइल करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको प्री में पूछते हैं, कब तक क्लेम फाइल करना है, बहुत बार सवाल आता है, ये कहते हैं जिस दिन प्रॉपर्टी अटैच हुई है उससे 6 महीने, अटैचमेंट अगर आज हुआ है तो आज से 6 महीने के अंदर ऐसा क्लेम फाइल किया जा सकता है। अब देखो ग्राउंड क्या है, क्यों कर रहे हो आप ऐसा, ये कि भाई मेरा इंटरेस्ट भी इस प्रॉपर्टी के अंदर है, इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरा भी हिस्सा या हक है इस प्रॉपर्टी में। ठीक है, अब देखो इंक्वायरी, अब कोर्ट भी क्या करेगा, अगर ऐसा क्लेम कोर्ट के पास आता है तो कोर्ट उसकी इंक्वायरी करता है, देखता है कि क्या इस क्लेम सही है नहीं है, तो कोर्ट की यहाँ पे ड्यूटी है इंक्वायरी करने की। अब अगर मान लो जो क्लेम करने आ रहा है
एक एक्स पर्सन क्लेम करने आ रहा है, उसकी डेथ हो गई, तो ये सवाल भी पूछा गया है पहले कि अगर उस क्लेमेंट की डेथ हो गई तो क्या उसके बिहाफ पे उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी क्लेम कर सकता है? तो इसका आंसर है यस। प्रोविजन कहता है कि यस, अगर क्लेमेंट या फिर जो ऑब्जेक्ट कर रहा है वो मर गया तो उसके एलआर है वो उस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब कहता है कहाँ फाइल करोगे ये क्लेम? ऑफ कोर्स जिस कोर्ट ने अटैचमेंट इशू किया है वहां फाइल करोगे। पर अगर कहा था ना, अगर प्रॉपर्टी कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, प्रॉपर्टी अगर कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है तो फिर कहाँ क्लेम फाइल करोगे? तो ये कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये कहते हैं जो भी सीजेएम है उस डिस्ट्रिक्ट का, जो भी सीजेएम है उसके पास में आप क्लेम फाइल करोगे। इस बात का ध्यान रखना। ठीक, अब चलो आगे। अब इंक्वायरी प्रोसेस, ऑफ कोर्स कोर्ट क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा। और अगर यहाँ पे कोर्ट सीजेएम अगर आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन है तो सीजेएम चाहे तो ये इंक्वायरी करने का जो ड्यूटी है इनकी, इसको आगे डेलीगेट भी किसी और व्यक्ति को भी, किसी और सबऑर्डिनेट नीचे वाले मजिस्ट्रेट को भी बोल सकता है। अब क्या हुआ, यहाँ पे क्लेम तो कर दिया, पर क्लेम क्या किया? कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब ये बात भी इंपॉर्टेंट है, क्लेम क्या किया? क्रिमिनल कोर्ट ने उस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। तो क्योंकि बात किसकी हो रही है? बात यहाँ पे प्रॉपर्टी की हो रही है, और हमको पता है कि प्रॉपर्टी के मामले कौन देखता है? प्रॉपर्टी के मामले सिविल कोर्ट देखता है। तो यहाँ पे क्लेमेंट के पास में ये भी राइट है कि जब रिजेक्ट हुआ उसके 1 साल के अंदर, उसके 1 साल के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए क्लेम किसी सिविल कोर्ट के अंदर भी फाइल कर सकता है, सिविल सूट भी फाइल कर सकता है। और अगर एक बार सिविल सूट ने दिया अपना डिसीजन, जब सिविल सूट अपना देता है डिसीजन सिविल कोर्ट, तो कैसा होता है डिसीजन? कंक्लूसिव होता है, फाइनल होता है, कंक्लूसिव होता है और फाइनल होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब चलो नेक्स्ट पे 88, रिलीज, सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। अब रिलीज कब होगी प्रॉपर्टी? जो ऑफ कोर्स ही बात है, अगर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है वो अपीयर कर गया, कोर्ट में आ गया, तो और उसने रीजन बताया कि भाई मेरे को पता नहीं था कि मेरे खिलाफ ऐसा कोई प्रोक्लेमेशन आया हुआ है, मेरे पास कभी कोई समन वारंट नहीं आया, मुझे आइडिया नहीं था, तो कोर्ट ये सब सुन के ऑफ कोर्स उसकी प्रॉपर्टी को रिलीज कर सकता है। तो देखो पहला क्या है, अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अपीयर हो गया, अगर 30 दिन का देखा था ना अपने 30 डेज का टाइम उसके पास होता है, तो 30 दिन के अंदर अगर वो आ गया तो उसकी प्रॉपर्टी को हटा दिया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या, स्टेट गवर्नमेंट, अगर मान लो वो नहीं आता है, उसने अपीयर नहीं किया, तो क्या होगा फिर अटैच प्रॉपर्टी का? उस पे स्टेट गवर्नमेंट का फिर राइट होता है, फिर वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाती है और स्टेट गवर्नमेंट के डिस्पोजल पे फिर वो प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब सेल, अब क्या है, अगर मान लो ये सेल कर रही है प्रॉपर्टी कि भाई वो तो आने हम प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं, अटैच जो प्रॉपर्टी करी, ऑफेंडर तो नहीं आ रहा, हम प्रॉपर्टी को सेल कर देंगे। तो यहाँ पे सेल कब तक नहीं कर सकते हो? क्योंकि 6 महीने तक। अब ये 6 महीने का वेटिंग पीरियड क्यों है? क्योंकि अपन ने इससे पहले पढ़ा कि कोई व्यक्ति को अगर क्लेम करना है प्रॉपर्टी के ऊपर तो वो 6 मंथ्स के अंदर क्लेम कर सकता है, तो इसलिए 6 मंथ्स का यहाँ पे टाइम वेट किया जाता है। ठीक है, अब ये 6 महीने अपन रुके हैं। अब इसके भी एक्सेप्शन है, अगर मान लो प्रॉपर्टी कैसी है, मूवेबल प्रॉपर्टी पर कोई फूड है, कोई पेरिशेबल चीज है, फूड है, लाइफ स्टॉक है, एनिमल्स है, तो उनको तो क्या करना पड़ेगा, अपन 6 महीने तक रुक नहीं सकते हैं, तो उसको अपन हाथों हाथी डिस्पोज ऑफ सेल कर देंगे। दूसरा क्या, अगर कोर्ट को लगता है कि भाई बेचना, उस प्रॉपर्टी को बेचना ओनर के खुद के फेवर में है, तो यहाँ पे कोर्ट सेल कर सकता है। तीसरा क्या, कोई थर्ड पार्टी अगर आके क्लेम करती है तो सेल करने से पहले सबसे पहले थर्ड पार्टी के क्लेम्स को रिजॉल्व किया जाएगा, उसके बाद ही प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है। ये चीज क्लियर है। अब देखो रिस्टोरेशन विद इन 2 मंथ्स। अब यहाँ पे पहले क्या देखा कि 30 दिन के अंदर नहीं आया तो अटैच प्रॉपर्टी को कोर्ट के पास, गवर्नमेंट के पास भेजते हैं, गवर्नमेंट के डिस्पोजल पे होती है। अब ये कहता है कि अगर 2 साल के अंदर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है अपनी प्रॉपर्टी को वापस क्लेम कर सकता है, जिस दिन प्रोक्लेमेशन हुआ उससे 2 साल के विद इन 2 ईयर्स अपनी प्रॉपर्टी को वापस क्लेम कर सकता है। रीजन क्या देता है? वो रीजन देता है या तो खुद से आ गया कि भाई मुझे नहीं पता था, या फिर कोर्ट में आके वो ये चीज प्रूव कर दे कि मैं जान करके नहीं भागा था, मैं इंटेंशनली अरेस्ट को अवॉइड नहीं कर रहा था, या फिर मेरे पास वो जो नोटिस था ना प्रोक्लेमेशन का, वो नोटिस ही मुझे रिसीव नहीं हो। और अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है तो कोर्ट प्रॉपर्टी वापस दे देती है। या तो क्या करेगी, कोर्ट वापस प्रॉपर्टी दे देगी, और जो भी खर्चा कोर्ट का हुआ है अटैच करने में प्रॉपर्टी का, कोर्ट काट के खर्चा कोर्ट प्रॉपर्टी वापस दे देती है। पर अगर मान लो कोर्ट ने प्रॉपर्टी सेल कर दी मीनवाइल, तो यहाँ पे जो भी सेलिंग का पैसा आता है, जो भी अमाउंट कोर्ट के पास आया है, वो अमाउंट कोर्ट वापस
कर देती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 89, अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। अब जहां पे वो पर्सन कहाँ गया कि भाई मेरी प्रॉपर्टी को रिस्टोर कर दो, मैं जान करके नहीं भागा था या मुझे नोटिस नहीं था, तो अगर कोर्ट ने मना कर दिया कि हम तो आपकी प्रॉपर्टी को वापस आपको नहीं देंगे, तो यहाँ पे पर्सन के पास में क्या है, यहाँ पे पर्सन के पास में अपील करने का राइट होता है। अब अपील कौन कर सकता है, 83, अभी अपन ने पढ़ा 88 के अंदर जो 2 साल के अंदर आ गया और उसने कोर्ट में बोला कि भाई मुझे नहीं पता था, वो व्यक्ति यहाँ पे अपील कर सकता है, ठीक है। अब देखो अग्रीव्ड पार्टी, अब इसके अंदर क्या है, अब अग्रीव्ड पार्टी कौन है, ऑफकोर्स जिसको कोर्ट ने मना कर दिया कि हम आपकी प्रॉपर्टी को वापस आपको रिस्टोर नहीं करेंगे, ठीक है। अब ग्राउंड्स क्या है अपील करने के, वही कि भाई डिलीवर कर दो अटैच प्रॉपर्टी वापस, या कोर्ट ने मना कर दिया हम आपकी प्रॉपर्टी को, कोर्ट ने बोल दिया हम आपकी प्रॉपर्टी को सेल कर चुके, आपको उसके प्रोसीड्स वापस, जो हमें पैसा मिला है सेल करके वो हमको वापस आपको नहीं देंगे। फिर देखो अपील कहाँ करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, अपील करोगे कहाँ पे, जिस कोर्ट ने ओरिजिनली ऑर्डर पास करा है अटैचमेंट या सेल का वहीं पे ही अपील करनी होती है। अब क्या है प्रोसेस अपील करने का, सबसे पहले क्या है, उसको क्या देना पड़ेगा, उसको राइटिंग के अंदर जो रिफ्यूजल का ऑर्डर आया, जो कोर्ट ने मना किया कि हम आपको नहीं करेंगे वापस, उस ऑर्डर को लगाना पड़ेगा, उसकी कॉपी लगानी पड़ेगी सबसे पहले तो। दूसरा क्या, अपीलेट कोर्ट क्या करेगी बाद में, एग्जामिन करती है कि क्यों रिजेक्ट करी होगी आपने, क्यों आपने ऑर्डर मना करा उसको। फिर तीसरा, अगर अपीलेट कोर्ट चाहे तो उस कोर्ट के जजमेंट को, नीचे वाले कोर्ट के ऑर्डर को क्या कर सकती है, या तो मॉडिफाई चेंज कर सकती है, पूरा के पूरा ऑल्टर कर सकती है, या फिर उसको ही अपहेल्ड कर सकती है, ठीक है। तो ये है अपना प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट के प्रोविजंस। आई होप आपको समझ आए होंगे। कोई भी तरह का डाउट अगर आपको होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, राइट। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।